नई वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल का क्रैश कोर्स। तो इंडियन ज्योग्राफी का हमने क्रैश कोर्स देख लिया है, अब विश्व का भूगोल का देख लेते हैं। तो यूपी आर और यूपी पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है विश्व के भूगोल से, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग। पहला टॉपिक ब्रह्मांड देखेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, बिग बैंग कहते हैं जिसको। इसी सिद्धांत ने बताया था कि कैसे जो पूरा विग्रह है, पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसी ने बताया था। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेतेयर ने 1927 में किया था। तो जॉर्ज लेमेतेयर ने 1927 में किया था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जॉर्ज लेमेतेयर बिग बैंग थ्योरी को दिया था इन्होंने। ठीक है, अगला कि रॉबर्ट वेगनर के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु के रूप में था, जिसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ और गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। तो रॉबर्ट वेगनर ने कहा था कि 15 अरब वर्ष पूर्व जो है संपूर्ण जो ब्रह्मांड है एक सघन गर्म का गोला था। इसे बिंदु है सघन, एकदम बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत अधिक घनत्व इसका ज़्यादा है, बहुत अधिक घनत्व हो गया इसका। ठीक है, तो गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा घनत्व है इसका, और एक छोटा सा बिंदु था ये। फिर अचानक से इसमें विस्फोट हुआ और चारों तरफ सब फैल गया, और ये हमारे ग्रहों का और हमारे जो ग्रह नहीं, हमारे गैलेक्सियों का निर्माण हुआ है। तो बैगनर ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो रॉबर्ट बैगनर ने ये बात की थी, इसको याद रखिएगा। बैगनर ने बोला था इसको। ठीक है, ठीक। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी हैं, तथा प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो मतलब एक अंदाजे से अनुमान से बताया जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, मतलब एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। उस तारे में एक तारा सूर्य है, जिसका उपग्रह पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, और अरुण वरुण यम है। ठीक है, समझ ली, बहुत छोटे से एरिया में हम लोग नाम मात्र के 0% भी नहीं है। ठीक है, हमारा गैलेक्सी जिसमें, अगला पॉइंट है इसमें कि हमारा गैलेक्सी जिसमें सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाश गंगा कहते हैं। तो मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं इसको। तो जो हम इन 100 अरब में से एक जो गैलेक्सी है, जिसको हम मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा सौरमंडल उपस्थित है। ठीक है, हमारा गैलेक्सी सर्पिलाकार है। तो पूछता है कभी कभी, तो सर्पिलाकार है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना है। तो दो तरह की परिकल्पनाएं हैं। पहली परिकल्पना है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरी है द्वैतवादी पर संकल्पना। ठीक है, अब अद्वैतवादी में दो विचारक हुए, एक तो कांट हुए, एक है लेप्लास हुए। तो लेप्लास हो गए, एक कांट हो गए। ठीक है, तो वायव्य राशि परिकल्पना जो है कांट ने दिया है। ठीक, और दूसरा जो है जेम्स जीन्स ने जो दिया है वो है प्लेनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स ने दिया है। वे द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा मिलान करा देता है कभी कभी, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला द्वैतवादी, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद में कांट ने दिया है, द्वैतवाद में जेम्स जीन्स ने दिया है, और निहारिका परिकल्पना जो है अद्वैतवादी में है, लेप्लास ने दिया है इसको। ठीक, और टाइडल हाइपोथेसिस जेफरीज ने दिया है, और बाइनरी स्टार थ्योरी जो है NH रसेल ने दिया है। तो द्वैतवादी वालों में ज़्यादा संख्या है, और अद्वैतवाद वाले में दो लोग बस, कांट है और लेप्लास है। ठीक है, सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में लगभग 10 बिलियन वर्ष रहता है, जिस अवस्था में सूर्य है। उसके बाद उसका आकार छोटा होने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है। ठीक है, तो तारा कब छोटा होने लगता है? जब उसका हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है, तो तारा का जो आकार है वो छोटा होने लगता है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा, जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा था कि तारा जितना बड़ा होता जाएगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। तो जीवन अवधि जीवन अवधि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है किसके, आकार के। तो जीवन अवधि जितना बड़ा होगा आकार उतना छोटा होगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, आकार छोटा होगा तो जीवन अवधि बड़ी होगी, और आकार बड़ा होगा तो जीवन अवधि छोटी होगी किसी भी तारे की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कई एग्जामों में पूछा है ये, कथन और कारण वाले में पूछता है इसको। अगला है सुपर रक्त दानव, रेड सुपर जायंट जो है तारे की वह अवस्था होती है जिसमें तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिससे उसकी बाहरी
सतह फैलती है वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। तो ये एग्जामों में सीधे डेफिनेशन ही पूछता है, यूपीएससी में, पीसीएस में सीधे डेफिनेशन पूछ लेता है, जिसको थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए, जो रेड सुपर जायंट के बारे में पूछा है, तो रेड सुपर रक्त दानव क्या होता है? तो तारे की वह अवस्था होती है जब तारा जो है अपनी मुख्य विकास की अवस्था से, मतलब जवानी की अवस्था से मतलब अब आगे बढ़ता है और वो वृद्धावस्था की ओर जाता है। इसमें क्या होता है, उसकी बाहरी जो सतह होती है वो है काफ़ी फैल जाती है और तारा ठंडा होने लगता है। तो ये होता है रेड सुपर जायंट होता है। इसका नाम रेड सुपर जायंट है, जैसे लगता है कि बहुत भयानक है, मगर वो जो धीरे धीरे उसकी उम्र जो है कम होती जाती है और वो चमकता जाता है और वो वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ता है। तो उसको रेड सुपर जायंट कहते हैं। ठीक है, तो रेड सुपर जायंट का मतलब फिर एक बार समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा है कि रेड सुपर जायंट में तारा जो है अपनी जवानी अवस्था से वो वृद्धावस्था की ओर जाता है और उसका जो जो सतह है, वो सतह जो है उसकी फैलने लगती है और क्या होता है कि वो ठंडा होने लगता है और उसकी चमक जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, इस अवस्था में क्रमशः नोवा, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारे अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की तीन दशाओं में से कोई एक प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, रेड रेड सुपर जायंट के बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, तो नोवा होता है या सुपरनोवा होता है या विस्फोट हो, सुपरनोवा विस्फोट के साथ तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की तीन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। वो तीन अवस्था क्या है, या तो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएंगे, या वो न्यूट्रॉन तारे स्टार बन जाएंगे, या वो ब्लैक होल बन जाएंगे। ठीक है, तो जब कोई तारा मरता है तो वो तीन अवस्था को प्राप्त करता है अपने आकार के अनुरूप, जिस जिस तरह से उसका आकार होता है उस आकार के अनुरूप वो तीन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। वो कौन कौन सी अवस्था है? तो पहली अवस्था है कि या तो ब्लैक होल बन जाएगा, सॉरी ब्लैक ड्वार्फ काला कृष्ण बामन बनेगा, मतलब कि काला बौना बन जाएगा, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या तो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, अगला सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। तो सुपरनोवा क्या होता है, तो जो मृत प्राय तारा होता है उसमें विस्फोट हो जाता है, उसी की अवस्था को हम सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, भारत अमेरिका भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सार्थिक द्रव्यमान की समय जो सीमा निश्चित की थी, जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन होते हैं और उन्हें ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले जो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो चंद्रशेखर सीमा जो होती है, तो इससे कहने का मतलब, इसको समझ में आने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है पहले, कि जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे उन्होंने कहा था कि जो कोई भी तारा होता है या जो कोई भी स्थिर जो श्वेत बौना तारा होता है या कोई भी तारा होता है, जब उसकी उसका जो वजन है, वजन जब 1.44 सार्थिक सार्थिक द्रव्यमान की सीमा पर पहुंचता है, अगर इससे और वो बढ़ेगा, ठीक है, इसको अगर सीमा को यदि किसी तारे ने इस द्रव्यमान की सीमा से अधिक अगर अपना भार को बना लिया या उसका भार हो जाता है, तो क्या होता है, तो वह तारा या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा या तो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक, समझ रहे बात को? तो दो चीज़ में परिवर्तित है, या तो ब्लैक होल बनेगा या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। कब? चंद्रशेखर सीमा जब तारे का वजन जो है 1.44 सौर्थिक द्रव्यमान सौर्थिक द्रव्यमान से थोड़ा भी अधिक होगा, थोड़ा भी अधिक होगा तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, तभी से बता रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में पूछा है बार बार। तो क्या होता है कि ये जो है या तो कृष्ण बन जाएगा या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, या तो ब्लैक होल बनेगा या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। कब बनेगा, तो कोई श्वेत बामन जो तारा होता है, जब उसका अधिकतम द्रव्यमान 1.44 से अधिक हो जाता है, तो वो जो तारा न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा या तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें कि ब्लैक होल से संबंधित प्रथम सूचना डॉक्टर चंद्रशेखर ने ही प्रस्तुत की थी। तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले चंद्रशेखर जी ने ही बताया था। अगला, ब्लैक होल किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता क्योंकि उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। मान लीजिए ब्लैक होल है, किसी ने ब्लैक होल देखा नहीं है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, समझ लीजिए। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर इस पे ब्लैक होल में अगर कोई लाइट पड़ती है, जैसे लाइट, मान लीजिए यहाँ लाइट जा रही है, इसमें लाइट जा रही है, तो क्या करेगा, ये लाइट को भी अवशोषित कर लेता है। इतना इसमें डेंसिटी से घनत्व तो इतना ज़्यादा रहता है, उच्च घनत्व इतना ज़्यादा होता है, घनत्व इतना घनत्व इसका ज़्यादा होता है कि क्या करता है ये, कि ये लाइट को भी बाहर नहीं आने देता।
लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर ही समा लेता है। इस वजह से क्या होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आएगी तभी तो हम उसका कलर समझ पाएंगे, मगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती नहीं है तो हम कलर भी नहीं समझ पाते, हमको लगता है सब ब्लैक ब्लैक है, इसीलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ये इसमें विकिरण को भी बाहर नहीं आने देता, क्योंकि इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। अगला 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर चंद्रशेखर को दिया गया। किस लिए दिया गया, तो इसी के लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया, और ब्लैक होल के बारे में उनको जानकारी दी थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। और है इसमें कि गैलेक्टिक केंद्र से जो सूर्य की दूरी होती है वो 220 km पर सेकेंड होती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य ब्रह्मांड की एक परिक्रमा जो है, सूर्य जो ब्रह्मांड की एक जो परिक्रमा है 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष में करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कह सकते हैं। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो तारे का रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है। ठीक है, ये पूछता है तारे का रंग, कोई लोहा है, लोहा जब गर्म होता है तो उसी हिसाब से उसका कलर भी बदलता जाता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10 की पावर 10 किलोमीटर पर सेकेंड गति से चली गई जो दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे 8 होगा ऊपर। ठीक है, ऊपर 8 होगा यहाँ पे। 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड गति से एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है 9 × 4 = 61 × 10 m, इतना मील, कुल मिला के इतना किलोमीटर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला ये वाला जो जो इंपॉर्टेंट है ये बता दिया, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो जो क्वासर होता है चमकीला पिंड होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसको क्वासर कहते हैं। आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारे का एक समूह जो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं उसको। जो एक पैटर्न दिखाता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होता है, उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा में पाए जाने वाला सप्तऋषि मंडल, ओरियन, हाइड्रा, ध्रुव तारा, हरकुलिस इत्यादि तारामंडल के उदाहरण हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU के अनुसार आकाश में 88 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है जो उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तो ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह है। आपको लगा कि ये आ नहीं रहा है, फर्जी बता रहा हूँ, मगर फर्जी नहीं है। ये एक एक लाइन दे देता है, वहीं पर गलती हो जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। बीटल म्यूस ओरियन तारा समूह का सबसे बड़ा चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 427 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अंतरिक्षयान में अगला है, अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को आकाश रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ये वाला। तो अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, सौर मंडल अब देखते हैं। तो ये पूरा थोड़ा जानकारी थी इसके बारे में। अब सौर मंडल को थोड़ा देख लेते हैं, सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, सौर मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इसमें है सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा अनेक उपग्रह का एक पूरे परिवार की रचना करता है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का निर्माण जो है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोल पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य से जुड़े होते हैं। खगोलीय पिंडों में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूम शामिल होते हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंडों में ग्रह शामिल होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, इसमें प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह या डॉर्फ प्लैनेट होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का पिंड एस्ट्रॉयड होते हैं, धूमकेतु कॉमेट होते हैं, और खगोलीय धूल शामिल होती है इसमें। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब इसमें इंडिविजुअल धूमकेतु के बारे में पूछा है, उल्का पिंड क्या होते हैं उसके बारे में पूछा है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं उनके बारे में पूछा है, खगोलीय धूल क्या होती है इसके बारे में पूछा है। तो यूपीएससी ने, पीसीएस ने सबको पूछ डाला है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला। ठीक है, अगला इसमें कि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देगा क्या निहारिका
सौरमंडल का भाग है, तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, याद रखिएगा। अब जो होते हैं प्लैनेट को देख लेते हैं, ग्रह। ग्रह देखते हैं। प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट तो पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल यूनियन ने एल के परिभाषा के लिए के अनुसार ग्रह को खगोलीय पिंड कहता है जो, तो कौन सा ग्रह होगा, कौन सा खगोलीय पिंड ग्रह कहा जाएगा, उसके लिए इन्होंने बताया है कि किसको हम ग्रह कहेंगे। तो उसमें है पहली बात सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा है कि अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त हो, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, ये बात है। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट 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 के ग्रह की कक्षा में को न काटे, उसकी कक्षा को न काटे। जैसे मान लीजिए कक्षा है, अब वो आके इस कक्षा काट न दे इस तरीके से, तो ये काटे ना, तो समझ लीजिए कि वो ग्रह है। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह में रख दिया गया, क्योंकि वो जो है एक ग्रह का जो परिक्रमण कक्ष होता है उसको काटता था, इस वजह से उसको हटा दिया गया। ग्रहों के प्रकार होता है, ग्रहों के कौन कौन से प्रकार हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी के समान ठोस होते हैं, और पृथ्वी के समान देखते हैं उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी के समान ठोस होते हैं, तो उसमें बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अगला है जेबियन ग्रह क्या होते हैं? तो बृहस्पति के समान बड़ा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो होते हैं जेबियन ग्रह होते हैं। ठीक है, जेबियन ग्रह इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो पृथ्वी के समान जो ठोस होता है उसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह पूछता है कि इसमें से कौन, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह है? तो पार्थिव ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तो आता ही है, मंगल भी आता है। ठीक है, मंगल ये आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला ग्रहों का क्रम कैसे है? तो ग्रहों का क्रम में ये सन है, मान लीजिए यहाँ सन है। ठीक है, सन है। अब सन से किस सब दूरी पे दिया गया, तो सन से सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र आता है। ठीक है, तो इस तरीके से दूरी है, इस तरह से, तो ये क्रम में ही दूरी दी गई है। सबसे लास्ट में नेपच्यून है। अब है कि बढ़ते आकार के अनुसार, तो साइज के अनुसार जो है कौन सबसे बड़ा है उसको हम लोग समझते हैं। तो बढ़ते आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा जो है, सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर नेपच्यून है, फिर यूरेनस है, फिर शनि है, उसके बाद में बृहस्पति है। तो बढ़ते हुए क्रम में ये मामला पूरा है। ठीक है, याद रखिए द्रव्यमान किसका सबसे अधिक है? सबसे अधिक द्रव्यमान जो है बृहस्पति का है, उसके बाद शनि का है, उसके बाद वरुण का है, उसके बाद अरुण का है, फिर पृथ्वी का है, फिर शुक्र का है, फिर मंगल का, सब बुध का है। ठीक है, तो आकार के अनुसार ये वाला है मामला, और द्रव्यमान के अनुसार ये वाला है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है बृहस्पति के पास है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है, सबसे भारी भी वही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सर्वाधिक बल जो है बृहस्पति के पास है। तो ये पूछ सकता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान सावधानी से देखेंगे। तो इसको पूछेगा, जो जो दिया है पूछता है एग्जाम में, तभी दिया हुआ है इसमें। और हाइड्रोजन, हीलियम तथा मेथेन गैस बृहस्पति तथा शनि ग्रहों में पर बड़ी मात्रा में है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन, तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मेथेन गैस बृहस्पति, शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक्स क्या होता है? गोल्डी लॉक्स जोन पूछा था एक बार यूपीएससी में, प्री में पूछा था गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है। तो वो ऐसा जोन होता है, ऐसा क्षेत्र होता है, मतलब अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र है, ऐसा ग्रह जहाँ जैसा जो पृथ्वी के लुक लाइक हो, पृथ्वी की तरह दिखता हो। ठीक है, और वहाँ पे आवाज रहने की जो, जैसे वहाँ पे रहने योग्य जो पूरा वातावरण हो, उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते थे। ठीक है, तो गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा आवासीय क्षेत्र जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी उचित मात्रा में उपलब्ध हो, जहाँ पे जीवन संभव से आदमी रह सके, उस तरह का आवासीय जोन होता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन यूपीएससी में पूछा था एक बार। अगला, हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में एकमात्र जो स्थित ग्रह है वो पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, क्योंकि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, और शनि का घनत्व सबसे कम है। पानी के ऊपर शनि को अगर रख देंगे तो शनि तैरने लगेगा। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो किसने कहा था ये? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी उसके परिक्रमा करती है। हमारे भारत में भी जब आर्यभट्ट थे, पहले इन्होंने संकेत ये दे दिया था कि पृथ्वी जो है किसी चक्कर लगाती है। ठीक है, अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बराहमीर ने कहा था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो बराहमीर ने बोला था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। जोहान्स केपलर ने
गति की जो ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। और अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है। अब जो अपना जो सोलर सिस्टम था उसमें हम लोग जो सबके बाप हैं, मतलब पिता हैं, वो सन है। सन की वजह से ही हम हमारे जीवन पे उसी के अगल बगल सब लोग घूमते हैं। तो सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, सन के बारे में। तो सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, या प्रकाश मंडल कहते हैं उसको। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी के 109.2 गुना बड़ा है। तो पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है पृथ्वी। सूर्य के कोड का जो तापमान है, मतलब जो सूर्य है, तो सन के जो कोड का अंदर का जो तापमान है सर्वाधिक 1.50 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 1.50 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे है, समझ लीजिए। जबकि सतह का तापमान जो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। सतह का मतलब कि यहाँ का जो तापमान है 5500 सेंटीग्रेड है। और करोड़ का तो इतना ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते। 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं उसको। न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन है। इस वाले भी फोटो में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्टेंस पे है। तो ये सन है हमारा, सन यहाँ पे है। ठीक है, ये सन है। अब सन से अब सबसे नज़दीक कौन है देखिए। सबसे नज़दीक मर्क्यूरी है, बुध है, बुध है ये, वेनस है, शुक्र है, अर्थ है, पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, अरुण है, ये वरुण है, यम है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है ये पूरा मामला दिखता है। तो जो मरकरी है वो सबसे नज़दीक है, मगर सबसे गर्म, अगर कोई पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वेनस है, ये शुक्र ग्रह है। क्यों ऐसा है? तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ ऐसी गैसें हैं, जो वातावरण में ऐसी गैसें हैं जो कि जो ऊर्जा ऊर्जा को होल्ड करती हैं, और लौह वाले पदार्थ हैं। तो उसको देखेंगे अभी हम, जब उसका आएगा क्यों गर्म है उसको समझेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो ये पूरा मामला है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। अगला कि सोलर ग्रह जो है, सूर्य ग्रहण जो होता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तो ये सन है, और ये मून है, और ये पृथ्वी है। तब इस तरह से कंडीशन होती है, तो इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स, या जो होता है कहते हैं हम लोग कि सूर्य ग्रहण लगा है। ठीक है। तो जितना जगह को छेक लेता है जो मून होता है, तो पृथ्वी पे हम लोग अगर बैठे हैं तो यहाँ से देखते हैं तो मून बीच में आ जाता है, सन उतना कटा हुआ दिखाई देता है हमको। तो हम लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा या न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है। सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। तो देखेंगे तो अंगूठी जैसे चमकता रहता है, इस बीच इतना सब जो होता है पूरा ढक जाता है चंद्रमा से, और यही भाग जो चमकता रहता है, इसी को, जो चमकने वाला जो भाग, उसी को कोरोना कहते हैं। ठीक है। अगला है, अब सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं। देखिए मून यहाँ पे आ गया है बीच में, और यहाँ से पृथ्वी है। अब जो है, अब यहाँ से दिखने, हम लोग तो ऐसे देखेंगे ना तो यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं, और यहाँ से ये हमको ऊपर वाला ये वाला जो ऊपरी परत है यही हमको दिखाई देती है, जिसको हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, यही दिखाई देता है। ठीक है। बाकी है कि हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो हीरक वलय मतलब लगता है कि हीरे की अंगूठी है, ऐसे तरह दिखता है। तो हीरक वलय का दृश्य जो है अंगूठी के समान दिखता है। तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य की पूर्णतः, जो चंद्रमा है सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। किसी भी परिस्थिति में सूर्य जो ग्रहण है 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। तो 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता किसी परिस्थिति में। सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर जिसको कहते हैं, को उत्तरी ध्रुव पर और अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस कहते हैं। तो अगर ये कभी याद नहीं होता आपको कि अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस की तरह, तो ये याद रखिए कि जो दक्षिण में ही ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस जो है दक्षिणी ध्रुव पे होता है। ठीक है। और अरोरा बोरियालिस तो अपने आप आ जाएगा जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है ऑस्ट्रेलियासिस है, तो बोरियालिस तो ऊपर ही होगा। ठीक है, ये मामला है। अगला है सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे हम सौर कलंक कहते हैं या सन स्पॉट कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे हम
उपसौर्य कहते हैं। तो ये बात हमको याद रखने की जरूरत है। ये पूछता है, इसको पूछता है, याद रखिएगा ये वाला। ये बोरियोलिस को भी पूछता है कभी कभी। ठीक है। इसके विपरीत 4 जुलाई को जो होता है, सूर्य की दूरी जो होती है पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होती है, तो उसको अपसौर्य कहते हैं। ठीक है। तो जुलाई में दूर होता है। ठीक है। जुलाई में है, वो दूर होता है। और जो जनवरी में 3 जनवरी को नजदीक होता है, 3 जनवरी। 3 जनवरी को नजदीक। जुलाई में सबसे दूर होता है। दूर। ठीक है। नजदीक। 3 जनवरी। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये सन है। ठीक। अब बुध के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, बुध क्या है। तो बुध के लिए ज्यादा दिया हुआ है, देखते हैं। तो बुध या मरकरी, तो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य के सबसे निकट है। पहली बात तो ये है, सबसे छोटा कौन है, तो यही है। यह सबसे कम समय में 88 पृथ्वी दिवस में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अब बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। 88 दिन में ये जो है सूर्य का परिक्रमा परिक्रमा कर लेता है, 88 दिन में। और जो बुध और शुक्र के कोई जो है उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल नहीं है यहाँ पे। बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है, लगभग 610 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो शुक्र जो ग्रह है सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इस बात को भी हमको जानने की जरूरत है कि शुक्र जो सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक। वर्तमान में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है, इसका वर्तमान में सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह जो गर्म ग्रह है वो शुक्र है। इसका औसत तापमान जो है 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। बाकी लोग जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, मगर ये पूर्व से पश्चिम जाता है। इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। और इसमें है कि अन्य ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, ये तो हमने बता दिया। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के जो प्रमाण उपलब्ध हैं तथा शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। तो सबसे अधिक गर्म होने का जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको समझने की जरूरत है इसको, कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इस तरह के जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि ऊर्जा जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत तगड़ी है। ठीक है। इसी वजह से जो है शुक्र ग्रह का जो टेम्परेचर है सर्वाधिक है। ठीक है। बुध सबसे नजदीक है, मगर बुध सबसे नजदीक है सूर्य के। फिर भी जो है शुक्र अधिक गर्म इसीलिए है क्योंकि इसके पास जो है वायुमंडल है, उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण ज्यादा है। ठीक है। और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस होंगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो मीथेन भी होगी, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। और अन्य जो गैसें हैं वो भी होगी, जैसे ओजोन होगी, ये सब ये वो भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये इसीलिए जो है पूछे कभी आपसे कि शुक्र जो है, बुध क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर सकता है कि सूर्य के नजदीक बुध के होने के बावजूद भी बुध उतना गर्म नहीं जितना कि शुक्र है। तो इसका क्या कारण है, तो उसका कारण आपको बताना होगा। कि उसका कारण जो है, या तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि बुध के पास में वातावरण नहीं है। वातावरण मतलब कि उसके पास में वायुमंडल नहीं है। बुध के पास में वायुमंडल नहीं है, इस बात को आप ऊपर मैंने बताया है कि बुध के पास में वायुमंडल नहीं है। ठीक है। और शुक्र के पास में वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण वो अधिक गर्म रहता है। ठीक है। अगला है मैगल अंतरिक्ष यान के को रडार मैपिंग मिशन के अंतर्गत 1989 में शुक्र पर भेजा गया था। ठीक है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी के बारे में क्या दिया है। तो पृथ्वी देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी है। तो पृथ्वी अर्थ सूर्य से दूरी दूरी पृथ्वी, शुक्र और मंगल के मध्य में है। ठीक है। जो पृथ्वी है, सूर्य से दूरी पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य के क्रम में तीसरा स्थान है। ग्रहों के आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है, सूर्य। तो यहां देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये मंगल है, ये मंगल है, ये जो है शुक्र है, और ये बुध है। तो पहला, दूसरा, तीसरे पे जो है पृथ्वी, जो कि शुक्र और मंगल के बीच में जो कि लिखा था वहां पे, तो ये मामला है। ठीक है। और साइज में पांचवा सबसे बड़ा है, और दूरी में सूर्य से दूरी में तीसरा नंबर पे है।
ठीक है, तीसरे नंबर पे है सूर्य, ओ सॉरी पृथ्वी। ठीक है, आकार की दृष्टि से यहाँ पे लिखा हुआ है, आकार की दृष्टि से देखिए सूर्य से दूरी की दृष्टि पे ये कितना, सूर्य से दूरी की दृष्टि से ये जो है तीसरा ग्रह है, आकार की दृष्टि से ये पांचवा ग्रह सबसे बड़ा है। ठीक है, परिस्थिति के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे जो परिस्थिति है इसकी, उसके कारण इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं कि यहाँ रहने योग्य जो जगह है उसकी वजह से। ठीक, अगला अरस्तु के अनुसार पृथ्वी गोलाकार है, स्फेरिकल है, परंतु सामान्यतया जो है इसकी जो साइज है वो गोलाब कहते हैं, या जिसको जियोइड कहते हैं, जियोइड है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अक्ष पे झुकने का मतलब है कि इस तरह से अक्ष है इसका, इस तरह से है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने पे? तो ये 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री झुकी हुई है यहाँ से। ठीक है, 23 डिग्री झुकी हुई है। अक्ष के सहारे पृथ्वी की अपनी दूरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटा गति से चक्कर लगाती है। तो 1000 मील प्रति घंटा के ये चक्कर जैसे गोल गोल घूमती है, तो 1000 मील प्रति घंटा की गति चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी के घूर्णन में जो रोटेशन होता है या भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी में दिन रात होता है। तो दिन रात अगर पूछे तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है, इस कारण से दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, तो कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी, तो इसके कारण दिन रात होता है। दिन रात का कारण यही है। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी परिक्रमण रिवोल्यूशन जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मौसम परिवर्तन सूर्य के चारों तरफ घूमने पे होता है। और झुकाव पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव है तथा इसके परिक्रमण झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, और जो मौसम और ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। और उसके साथ जो घूमता है उसमें जो है जो 6 महीने दिन 6 महीने रात इस तरह का मामला जो होता है, इसके कारण भी होता है। तो घूमने के कारण भी होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, और झुकाव के कारण, दोनों मिक्स होके ये वाला दूसरी जो कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना को रिवोल्यूशन कहते हैं। अपने धुरी पे घूमने को रिवॉल्विंग कहते हैं, या उसको कहते हैं रोटेशन। अगला है कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग इतना किलोमीटर की है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 40,075 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा मतलब पृथ्वी ये है, विषुवत रेखा ये है, तो इसकी जो पूरी लंबाई है तो 40,075 किलोमीटर का है। ठीक है, 40075 किलोमीटर इतना लंबा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो इस पर लंबवत जो होता है 2 समय है, एक 21 मार्च है और एक है 23 सितंबर। ये जो है 0 डिग्री का मामला है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा पर एवं कर्क रेखा के बीच रहता है। तो इस तरह से है, जैसे ये जो है ये 0 है, ये कर्क है, ये मकर है, तो इसके बीच रखता है। 21 और 23 के बीच में इसी में रहता है वो, 21 से 23 के बीच में, 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच में, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य जो रहता है इसी के बीच भटकता रहता है, 0 से लेकर 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, उसके बाद 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य जो होता है इसमें फंसा रहता है, इस वाले मामले में रहता है। ठीक है, तो ये रहने की समझने की जरूरत है। और इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो कब होती है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? जब 23 मार्च से 21 मार्च के बीच में, 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में ग्रीष्म ऋतु किधर होगी? जहाँ सूर्य होगा। सूर्य कहाँ है? दक्षिणायन है, तो सन जो दक्षिण में है, दक्षिण में क्या होगा? गर्मी होगी। ठीक है, और जो उत्तर में है ठंडी होगी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, तो ये जो यूपीएससी में 4-5 बार पूछा है, यूपीएससी में इसी बात को 4-5 बार क्वेश्चन पूछा है। यही बात है, इसको बहुत याद करने की जरूरत है। इसको एक बार नहीं 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है इसको। ठीक है, बस लैंग्वेज बदल बदल के 21 मार्च को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और चमकता है। ठीक है, इस स्थिति को शीत
अयनांत या विंटर सोलस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला सूर्य की पृथ्वी उसके बारे में है, पृथ्वी के बारे में। अगला कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, जिसके कारण जो है किसी पिंड का भार जो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, तो जो अभिकेंद्रीय बल जैसे हमारी पृथ्वी से घूम रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा होता है, अपकेंद्रीय बल ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ ग्रेविटी जो होती है जी कम होती है। ध्रुवों पे यहाँ पे जो जी होता है, जी मैक्सिमम होता है यहाँ पे मिनिमम होता है जी। ठीक है, ये कारण है, इसीलिए जो है किसी पिंड का भार जो है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और जैसे ध्रुव पे जाता है वैसे उसका भार जो है बढ़ता जाता है। पृथ्वी से सब सर्वाधिक निकट तारा सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं। ठीक है, और ये पूरे दिन को जो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट लगता है, इसको हम लोग सौर दिवस कहते हैं, सौर्य दिवस। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। इतना वेग से जो है चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर के वेग से चक्कर लगाती है, मतलब कि एक सेकंड में 30 किलोमीटर लगभग घूम जाती है। एक सेकंड में 30 किलोमीटर की गति तय करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में। भाई साहब बहुत चक्कर लगाती है, तो काफी स्पीड में। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी जो है 14 करोड़ इक्याईस दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 96 लाख करोड़ है किलोमीटर। तो पृथ्वी से सूर्य की मध्य की दूरी जो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये सब मामला है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव जो है कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। पृथ्वी का वक्रीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में यूथा के निकट से गुजरती है और उपकेंद्र प्रक्षेपण का केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण का केंद्र है। ठीक है, थुम्बा केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई भी वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी के चारों चक्कर काटने लगती है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ ग्रह छोड़े हैं, ग्रह के साथ में और कोई हमने पिंड भी छोड़ दिया, यहीं पर गिर गया है, तो ये पिंड भी इसी के साथ घूमता रहेगा। दोनों एक ही स्पीड पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे, वही ये बात कह रहा है ये वाला। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 1970 से 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये जो है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछ सकता है कि सबसे पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया था, तो ये बात सही है। पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का जो विवरण है, भूपर्पटी में जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है 46% क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। 27% नहीं, ऑक्सीजन कितना है, तो 46% ऑक्सीजन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाता है 46%। सिलिकॉन जो 27% पाया जाता है, सिलिकॉन जो है वो 27% पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है 8% पाया जाता है। ठीक है, और लोहा जो है 5% पाया जाता है। तो लोहा जो है 5% पाया जाता है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको एक बार याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा है ये। सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्वाधिक जो है अगर ऑक्सीजन नहीं दिया था आपको सिलिकॉन लगाने की जरूरत है। ठीक है, सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन है और उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह कहता है कि मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में भी इसी के आसपास है। तो मंगल के सतह लाल होने का कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फाइबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। तो फाइबोस और डिमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। डिमोस मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है। मार्स अंतरिक्ष यान फिनिक्स मार्स लैंडर क्यूरियोसिटी रोवर नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। विज्ञानों में डायरेक्ट यही डेट पूछता है, इस डेट को याद कर लीजिए, यही डेट पूछ लेता है सीधे। अमेरिका रूस यूरोप संघ के बाद भारत जो है इस इलीट क्लास में शामिल हुआ है, होने वाला चौथा देश है जो कि मंगल ग्रह पे यान भेज दिया है। तो भारत क्या कौन सा स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रह की संख्या जो है 79 है। बृहस्पति के उपग्रहों का खोज सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। तो वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो 79 है। सर्वाधिक जो उपग्रह हैं, सर्वाधिक शनि के उपग्रह हो गए हैं। अब सर्वाधिक उपग्रह जो है शनि के हैं।
सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। ठीक है, तो अगला है, कह रहा है कि बृहस्पति के उपग्रहों का खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। ठीक है, आयो, यूरोपा, गैनीमेड या कैलिस्टो बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक है, इस गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है तथा अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह भी ये सबसे तेज अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति के वलयों की जो खोज 1779 में वाइजर स्पेस प्रो ने की थी। ठीक है, बृहस्पति का वलय सिलिकेट का बना हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो बृहस्पति का जो जो वलय है वो सिलिकेट का बना हुआ है। वनस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो वनस्पति के उसमें जो है बृहस्पति के वायुमंडल में, तो अभी इसमें शनि का दिया, शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है, जो टाइटन का सबसे बड़ा इनका उपग्रह है शनि का। तो अभी तो करंट में थोड़ा बदला है ये। तो वर्तमान में जो है शनि के जो उपग्रह हैं, शनि के, इसको लिख लीजिएगा, शनि के जो उपग्रह हैं ये हो गए हैं 145, 145 शनि के उपग्रह हो गए हैं, नया खोज हुआ है। बृहस्पति के जो है 95 हैं, बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। ठीक, तो बृहस्पति के 95 हैं, शनि के 145 हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला बात है इसमें कि शनि के को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29 वर्ष लगते हैं, 29.5 वर्ष लगते हैं। शनि को गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस है। पायनियर और कैसिनी शनि के ग्रह के अन्वेषण हेतु भेजे गए थे, यान है। कैसिनी 15 अक्टूबर 1997 को भेजा गया, कुछ शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। और अरुण या यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शल ने किसकी खोज की थी? तो अरुण और या यूरेनस की खोज जो थी इसने की थी। अक्षीय झुकाव के कारण यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस सूर्य की जो परिक्रमा है 84 साल में लगाता है। एक एवरेज, एक मान लीजिए एक व्यक्ति जो पूरे जीवन काल में मान लीजिए अगर 84 वर्ष जीता है तो 1 साल होता है वहां का यूरेनस का। अरुण ग्रह जो है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। सूर्य से दूर होने के कारण काफी ठंडा है और नीला हरा ग्रह दिखाई देता है ये, और यह नीला हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह के जो उपग्रह हैं 27 हैं। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी वलय हैं। वाइजर 2 यान अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने भेजा था, वाइजर 2। ठीक है, वरुण नेपच्यून ग्रह की खोज, या वरुण की या उसको नेपच्यून भी कहते हैं, ग्रह की खोज जोहानस गाले ने की थी, जोहान गाले ने की थी 1846 में। वरुण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 165 साल लगाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह है। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है और निक्स जो है एवं हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। तो निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। ठीक है, कितना विविध है इसमें। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो उनको उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह की परिभाषा दी गई है ये पूरी, इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला है, पृथ्वी को चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है इतना दी गई है, किलोमीटर है। तो इकाई दाहें सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,63,300 किलोमीटर है पृथ्वी से और चंद्रमा के बीच की दूरी। जब अधिकतम दूरी जो कितनी है, जबकि अधिकतम दूरी उनकी 40,55,000, 40,500, 4,05,500 किलोमीटर है। ठीक है, उसको अपभू कहते हैं। जब दूरी देखिए, इसको याद करने का तरीका जल्दी याद नहीं होता है। तो उपभू, ऊ छोटा है, पभू तो कम दूरी वाला उपभू। ठीक है, अपभू तो अप मतलब ऊपर होता है थोड़ा बड़ा, अपभू। तो इस तरह से करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, जिसका व्यास है 3,447 किलोमीटर। चंद्रमा अपने अक्ष, अब याद रखिएगा, चंद्रमा जो है सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इंपॉर्टेंट बात है ये। इससे बड़े उपग्रह भी 4 हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पे 27 दिन 7 घंटे और 43 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। उतनी ही अवधि में पृथ्वी की एक परिक्रमा लेता है ये। ठीक है, चंद्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी का परिक्रमा करता है। चंद्रमा की औसत अक्षीय गति जो है 2,286 मील प्रति घंटा है। तो अपने अक्ष पे ये घूमता जो है तो 2,286 मील प्रति घंटा घूमता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर 2 व्यक्तियों एक दूसरे के बिना
एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो वहाँ पे व्यक्ति अगर बोलता है या वो अगर चंद्रमा पे बम फट जाएगा तभी किसी को सुनाई नहीं देगा। ठीक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्यों? तो जी का मान कम होता है पृथ्वी चंद्रमा पे, तो जी के मान की वजह से भार कम हो जाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सन और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, अर्थ आ जाती है, तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। अर्धचंद्र की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो अर्धचंद्र की स्थिति में सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन लगता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। उपभू, तो ये छोटा है, नजदीक की दूरी वाला बात है ये। तो पेरिजी जो है उपभू जिसको कहते हैं, पेरिजी को उपभू कहते हैं। इसमें क्या होता है? चंद्रमा का ज्वारोत्बल सर्वाधिक होता है। उपभू मतलब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होती है तो उपभू कहते हैं। अपभू वह स्थिति होती है जब चंद्रमा का ज्वार बल न्यूनतम होता है। दूर रहेगा तो न्यूनतम होगा, ये नज़दीक रहता है, यहाँ पे नज़दीक की वजह से ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है। तो ज्वारोत्पाद बल जो है सर्वाधिक होता है और उच्च ज्वार आता है। क्यों? कि उपभू मतलब होता है नज़दीकी, सन और मून की नज़दीकी होती है, और दूरी जो होता है अपभू होता है। अपभू। ठीक है। तो ये पूरा बात है। अगला, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति के सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पे काले धब्बे जो दिखाई देते हैं हमको, नहीं सुनेगा, चांद पे दाग है, मगर ये वाला चांद पे दाग जो है, तो वो जो धब्बा दिखाई देता है उसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं। ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर उसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 में रखा था। चंद्रमा पर पहला बार जो आदमी गया था 20 जुलाई 1969 को। तो 1969 में भारत में क्या हो रहा था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में हो रहा था अभी, और हम लोग हरित क्रांति पे ध्यान दे रहे थे, और जो था, और लोग चंद्रमा पे जा रहे थे। तो देखिए कितना फर्क था। अमेरिका ने अपोलो 2 मिशन द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका के अपोलो 2 मिशन द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है। भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से PSLV C11 द्वारा चंद्रयान 1 मिशन प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन जो है भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन था। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो एस्टेरॉयड क्या होते हैं? तो एस्टेरॉयड पथरीली धातुओं पत्थर धातु के ऐसे पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी में होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा, कई जगह इसको पूछ डाला है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। ये वाली दोनों बात आपको याद रखिएगा किस तरीके से। ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा। तो पूछता है किन के बीच में है? तो ये बृहस्पति और शनि मंगल के बीच में है। बृहस्पति और मंगल के बीच में है ये पथरीली और धातुओं के पिंड हैं। ठीक है। धूमकेतु या कॉमेट क्या होते हैं? तो कॉमेट या पुच्छल तारे जिसको कहते हैं, ये आकाशीय धूल और बर्फ और हिमानी गैस के पिंड है ये। तो इसमें धूल है, धूल बर्फ है, बर्फ की धूल है, और हिमानी गैस पिंड है, हिमानी गैस पिंड है। याद रखिएगा, धूल के कण हैं और बर्फ के टुकड़े हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। तो ये भी है, तो कभी पूछता है तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। क्या याद रखेंगे? याद ये रखना है कि धूमकेतु और एस्टेरॉयड में क्या फर्क है? तो यही फर्क है। जो एस्टेरॉयड होते हैं उनमें पथरीली और धातु होती है एस्टेरॉयड में। ठीक है। मगर धूमकेतु या कॉमेट में क्या होता है? ये पुच्छल तारे या आकाशीय धूल और बर्फ के टुकड़े होते हैं, हिमानी गैस होती है, मतलब गैस एकदम ठंडी होकर बर्फ जम गई होती है गैसों की, तो वो होती है। ठीक, कॉमेट कहते हैं। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैस के जो है फुहारे निकलते हैं जो लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होते हैं। तो ये मामला पूरा है, इसको ध्यान रखिएगा ये वाला। ठीक है। हेली धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। तो 76 वर्ष में जो है एक आदमी के जीवन काल में दिखाई देता है हेली धूमकेतु। हेप ऑफ और सुमेकर लेवी 9 पुच्छल तारे हैं जो पृथ्वी ग्रह की कक्षा से गुजरे थे। ठीक है। धूमकेतु की जो पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है।
तो जिधर धूमकेतु की जो पूंछ होती है सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, उल्का या मेटेरॉयड जो होते हैं, मेटेओर जो होते हैं, उल्का पिंड या जिनको मेटेओर कहते हैं, आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर, जो ब्राइटिंग स्ट्रिक जो होती है, जैसे टूटने वाले तारे के नाम से जाना जाता है। देखिए दो चीज़ है, जब धूमकेतु वाला जो पूंछ होती है वो दूसरी चीज़ है, उल्का मेटेरॉयड जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, जो टूटते हुए तारे जिसको हम कहते हैं वो दूसरी चीज़ है, और जो जो धूमकेतु होते हैं वो अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसको आप क्लियर कर लीजिए किस तरह से मामला चल रहा है इसका, ठीक है। तो उल्का पिंड जो चमकती हुई चमकीली लकीर की तरह टूटता हुआ तारा जिसको कहते हैं, शूटिंग स्टार जिसको कहते हैं, वो उल्का मेटेरॉयड होते हैं, मेट्योर होते हैं वो, ठीक है, ठीक है। तो तीन चीज़ है, एस्टेरॉयड होते हैं, एक एस्टेरॉयड क्या कहते हैं, एक क्षुद्र ग्रह होता है, तीन चीज़ों को देखिएगा, एक क्षुद्र ग्रह होता है, सॉरी, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, ठीक है, एस्टेरॉयड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हो गया। और दूसरा होता है धूमकेतु, ठीक है। तो इसमें है पत्थर प्लस लोहा हुआ है, मटेरियल है, लोहा लौह धातु होता है, इसके बने होते हैं ये। धूमकेतु बर्फ होता है, धूल होता है, और हिमानी होता है, ठीक है, गैस, हिमानी गैस होती है, ठीक है। और जो होता है उल्का जो होता है, ये मेटेओर जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, टूटता तारा होता है, टूटता तारा। धूमकेतु भी आपको पुच्छल तारे की तरह दिखता है, इसको पुच्छल तारे भी कह सकते हैं इसको, ये टूटता तारा जैसे होता है, ठीक है, जैसे नहीं दिखता है, थोड़ा सा ऐसे उग जाता है तो खत्म हो जाता है, तो उस तरह से ये भी है। मगर जो पुच्छल तारा होता है, इसकी जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। तो कभी कभी देखे होंगे खूब सब बहुत ज़्यादा ऊपर दिखता है, छोटा सा रहता है, और ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे पूरा दिखता है कि सफ़ेद सफ़ेद लकीर जा रही है, तो वो यही रहते हैं सब, धूमकेतु रहते हैं। वो दिन में भी दिखता है, शाम हमको भी दिखता है, इधर से पूरा लकीर अपने से बनी रहती है, ठीक है। तो यही रहते हैं, ठीक है, ये पूरा बात है। अब सौर मंडल के ग्रहों का से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अब असली ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। तो कक्षीय अवधि सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे अधिक कक्षीय अवधि किसकी है, तो 365.25 दिन किसका है, तो मंगल का है। सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन है, सबसे अधिक दूर वरुण है। अक्ष के सारे घूमने वाला जो अवधि है सबसे अधिक 365 दिन शुक्र का लगता है, 243 दिन, ठीक है। सबसे अधिक ये नहीं है, सबसे अधिक तो इधर बैठे हैं सब, ये 1 साल लगता है किसको, बृहस्पति को, और मंगल को भी 1 साल लगता है, 1 साल 0.3 ईयर लगता है इसको, बृहस्पति को 1 साल लगता है, मंगल को, बाकी तरह से है, ठीक है। ये मामला है, जो एक बार देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो सबसे कच्छी अवधि जो है 88 दिन है बुध की, 225 दिन शुक्र की, 365.25 दिन है मंगल की, बृहस्पति की 1.88 ईयर, ये ईयर है भाई। 11 साल लगता है शनि को, 29.29 साल लगता है अरुण को, 84 साल लगता है वरुण को, ठीक है। ये पूरा मतलब है मामला, ठीक है। अब जो है चलते हैं अक्षांश और देशांतरों पे, ठीक है।